नमस्कार। बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की। ये एक ऐसा मुद्दा है जो 2024 के लोकसभा चुनाव का भविष्य डिसाइड कर सकता है। एक तरह से ये उस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा हो सकता है, ऐसे प्रेडिक्शंस आ रहे हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इसके सारे पहलुओं की, जो भी इससे जुड़ा हुआ जो भी एस्पेक्ट है, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि दरअसल फैक्ट्स क्या हैं। ओपिनियन बेशक आप बाद में बना लें कि आपकी ओपिनियन इस मामले में क्या हो सकती, क्या क्या चल रहा है इस मामले में। देखिए, ये मामला सबसे पहले तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये मामला इस समय सतह पर आया ही क्यों हम इस बारे में बात कर रहे हैं। तो ये मामला इसलिए आया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक बंच ऑफ PIL काफी समय से अलग अलग समय में आए और सुप्रीम कोर्ट ने एक पोजीशन ली कि ये जो व्यवस्था है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, ये होनी चाहिए और सरकार इस दिशा में कुछ नहीं कर रही है। तो इसको लेकर फिर सरकार ने अपनी एक पोजीशन स्पष्ट की कि नहीं, ये लॉ मेकिंग का डोमेन है, कानून बनाने का क्षेत्र है, इसमें कोर्ट्स की लिमिटेड भूमिका है। ये काम अगर करना होगा तो लेजिस्लेचर यानी संसद इस मामले में कुछ करेगी। और क्योंकि कोर्ट का मैंडेट था तो इस दिशा में कुछ कार्रवाइयां शुरू हुई और कार्रवाइयां मुख्य रूप से ये हुई कि लॉ मिनिस्ट्री ने लॉ कमीशन को यह कहा कि इसके बारे में आप एक विस्तारित रिपोर्ट हमें सौंपिए जिसके आधार पर हम आगे इस दिशा में जा सकें। तो ये इस समय जो ये पूरा विवाद है वो लॉ कमीशन के कंसल्टेशन का फेज चल रहा है। जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, विभिन्न पक्ष हैं, व्यक्ति या संस्थाएं, उनसे इस बारे में राय ली जा रही है। जब वो राय आ जाएगी तो लॉ कमीशन उस पर अपना एक व्यू बनाएगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कितना होना चाहिए, किस पे लगेगा, किस पे नहीं लगेगा। इस पर एक कॉम्प्रिहेंसिव राय लॉ कमीशन बनाएगा और उसके बाद फिर वो लॉ मिनिस्ट्री में जाएगा। और अगर सरकार की राय बनी कि इस बारे में हमको लेजिस्लेशन बनाना है, कानून बनाना है, तो सरकार वहां से आगे बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर मामला ये है कि ये जो इस समय जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की सारी बातचीत है, इसकी शुरुआत कोर्ट में दायर किए हुए मुकदमों से हुई, सुप्रीम कोर्ट की इस पर जो राय है उससे हुई और फिर सरकार इस दिशा में जो आगे बढ़ रही है इससे हुई। तो एक तरह से ये नागरिक, कोर्ट और सरकार, इन तीनों के जो आपसी अंतर संबंध है वहां से ये मामला सामने आया है। अब कुछ बड़े सवाल, जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। देखिए, असल में जो आदमी का जीवन है वो एक सामाजिक जीवन है, उसमें परिवार है, उसमें बाकी और सारे तत्व हैं, अवयव हैं और इससे मिलाकर एक पूरा जीवन बनता है। और इस जीवन को रेगुलेट करने के लिए कोड या कानून और रेगुलेशंस बनते हैं। तो ये जो कानून और नियम और जो इसके तमाम तरह के रेगुलेशंस बनते हैं, इसका एक क्षेत्र तो वो है कि जो तय मानक हैं उसका क्रिमिनल वायलेशन। तो एक क्रिमिनल कोड होता है कि जो आप किसी ने कोई अपराध किया उसका एक दंड होगा, तो उसकी अपराध दंड संहिता एक होती है जो कि IPC के फॉर्म में भारत में है, जो कि आप देखेंगे कि सिविल कोड के अलग ये सारे नागरिकों पर एक सा लागू हुआ है। ये असल में भारतीय सामाजिक जीवन का एक बहुत बड़ा पक्ष है जिसके बारे में हम लोग ने शायद बहुत कम बातचीत की है कि इसकी शुरुआत अंग्रेजों के समय में हुई, क्योंकि इससे पहले सब कुछ बहुत ढीला ढाला था। हिंदुओं का कानून अपने ढंग से चलता था, अपराध किया क्या सजा देनी है, मुसलमानों का अपना चलता था, सारे लोग अपने अपने ढंग से चला रहे थे, बहुत अराजकता थी। विभिन्न जो रियासतें थी या फिर जो नवाबों के अपने क्षेत्र थे वो अपने अपने ढंग से चला रहे थे। वो कोई भी एक नियम नहीं था कि एक अपराध करने से उसका क्या दंड मिलेगा। यह भी नहीं था कि दो लोग अगर एक ही अपराध करेंगे तो दोनों को समान दंड मिलेगा। तो ये कोडिफाइड ही नहीं था, इसकी एक व्यवस्था नहीं थी। तो अंग्रेज चूंकि जिस सिस्टम से आए थे ब्रिटेन से, वहां चूंकि उन्होंने क्रिमिनल लॉ को कोडिफाई कर रखा था तो उनको ये अराजकता पसंद नहीं आई और उससे लेके जो झगड़े और आपस की सारे तनाव, मारपीट, ये सब उनको पसंद नहीं आया। तो उन्होंने तय किया कि इसको हम कोडिफाई करेंगे, नियम बनाएंगे कि कौन सा अपराध करोगे तो कौन सा दंड मिलेगा, और सारे लोग अगर जो भी अपराध करेंगे उसी के अनुपात में या उसी के अनुरूप दंड मिलेगा। इससे तय नहीं होगा कि वो व्यक्ति क्या है,
तो ये भारत में भी एक हमारी होमो हायरार्किकस सोसाइटी है, हायरार्कीज़म बनी हुई। तो पुराने सिस्टम्स में अलग अलग समाज के वर्गों के लिए अलग अलग कानून थे, अलग अलग दंड के विधान थे। तो इसको उन्होंने एक पैरेलल, एक व्यवस्थित सिस्टम उन्होंने बनाने की कोशिश की, और इस वजह से क्रिमिनल जो मामले हैं उसके लिए दंड संहिता बनी आईपीसी के फॉर्म में। और इसमें लॉर्ड बैबिंगटन मैकाले की बहुत बड़ी भूमिका है। मैकाले को हम लोग उनके एजुकेशन में किए हुए कार्य और उसके कुछ कमेंट्स की वजह से जानते हैं, लेकिन मैकाले का बड़ा काम जो है वो आईपीसी को बनाने में और क्रिमिनल लॉ को कोडिफाई करने के रूप में है। तो क्रिमिनल लॉ तो देखिए कोडिफाई हो गया और सब पर एक लागू हो गया, और उसी आईपीसी थोड़े बहुत बदलाव के साथ आज भी वो लागू है, और उसी से हम सारे लोग गवर्न होते हैं। तो हमारे लाइफ का जो क्राइम वाला पार्ट है वो तो कोडिफाई हो गया, लेकिन सिविल पार्ट जो है, शादियां कैसे होंगी, शादियां अगर टूटनी है तो वो कैसे टूटेंगी, तलाक कैसे होगा, जो अगर तलाक हो गया तो उसको गुजारा भत्ता या मुआवजा कितना दिया जाएगा, अब अगर किसी परिवार के किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी संपत्ति का बंटवारा कैसा होगा। तो ये सारे जो आपके सिविल लाइफ हैं, जो आपका नागरिक जीवन है, जो आपका एक तरह से सामाजिक पारिवारिक जीवन है, इसका नियमन को लेकर एक अराजकता बनी रह गई। और अंग्रेजों ने इसको कोडिफाई इसलिए नहीं किया क्योंकि वो कोडिफाई करना चाहते थे। 1940 के आसपास उन्होंने इसका प्रयास किया था और वो थोड़ा बहुत कोडिफाई कर भी रहे थे। जैसे कि आप एक औरत का पति मर गया और इसके लिए औरतों को जला दिया जाता था, तो इसको अंग्रेजों ने कहा नहीं, ये नहीं चलेगा, ये नियम नहीं चल सकता है, हम आपके निजी जीवन में हस्तक्षेप करेंगे और ये आपको हम नहीं करने देंगे, आपको हम औरतों को जलाने नहीं देंगे। या जैसे अलग अलग जातियों के बीच शादी होने पर संपत्ति से बेदखल कर देने का रिवाज था, तो इसको भी उन्होंने कहा नहीं, ये भी आपका नहीं चलेगा। ये अलग अलग रिलीजन या अलग अलग जाति के लोग आपस में शादी करेंगे तो उसको आप संपत्ति से बेदखल नहीं कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ वो, या विधवा विवाह जो है उसकी व्यवस्था होगी, या जो एज ऑफ कंसेंट है, इन सारी चीजों को कोडिफाई करने की प्रक्रिया में थे। लेकिन इन सब की वजह से भी जो एक 1857 में भारत में विद्रोह हुआ, तमाम और कारण भी रहे होंगे, और उसके बाद अंग्रेजों ने तय किया नहीं, भारतीय लोगों के नागरिक सामाजिक जीवन में और धार्मिक जीवन में हमें हस्तक्षेप नहीं करना है। क्योंकि उनकी व्याख्या यही थी कि 1857 इसलिए हुआ क्योंकि हमने इनके नागरिक जीवन को सुधारने की कोशिश की और ये अपने नागरिक जीवन या धार्मिक जीवन को में कोई सुधार नहीं चाहते हैं, तो इस वजह से हम उनके जीवन में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तो ये हमको राज करने देंगे। तो इसलिए उन्होंने क्वीन विक्टोरिया का एक प्रोक्लेमेशन आया और उसमें कहा गया कि आपके निजी पारिवारिक और सामाजिक जीवन और धार्मिक जीवन में हम कोई हस्तक्षेप नहीं करने जा रहे हैं। तो ये क्वीन विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन जो आया, इस पर ब्रिटिश लोग उसके बाद से भारत की आज़ादी तक चलते रहे और उन्होंने कोई मेजर हस्तक्षेप नहीं किया। एक छोटी सी कोशिश हुई बेशक 1940-41 के आसपास BN राव कमेटी बनाकर हिंदुओं के विवाह सिस्टम और इन सब को रेगुलेट करने की कोशिश हुई, क्योंकि तब तक ये था कि मुस्लिमों और क्रिश्चियंस का जो सिविल लाइफ थी उसमें एक सिस्टम था, क्योंकि उनके बहुत सीमित ढंग का टेक्स्ट था, जो किताबें थी उसके आधार पर उनका जीवन चलता था। शरीयत का जो कानून था 1937 का, उसके हिसाब से उनका जीवन रेगुलेट किया जा सकता था। उसी तरह से पारसी लोगों का भी जीवन रेगुलेट करने के लिए उनके पास एक व्यवस्था थी। लेकिन क्योंकि हिंदू धर्म कंपैरेटिवली ढीला ढाला धर्म है और इसमें ग्रंथों की संख्या बेशुमार है, तो इन ग्रंथों की तमाम तरह की व्याख्याएं हो सकती है। कोई व्याख्या कर सकता है कि राम की एक ही पत्नी थी, इसलिए हिंदुओं की एक पत्नी का सिस्टम होना चाहिए। लेकिन कोई कह सकता है नहीं, दशरथ की तो 3 पत्नियां थी, तो एक से ज्यादा पत्नियों का सिस्टम भी हो सकता है। तो एक ही टेक्स्ट के अंदर में भी जीवन की पद्धतियों को लेकर बहुत ज्यादा बहुलता और ढीला एक पूरा स्ट्रक्चर हिंदुओं का था। तो बहुत ज्यादा अराजकता थी कि क्या करने से नियम टूट रहा है और क्या करने से नियम नहीं टूट रहा है, इसकी कोई ठोस व्याख्या नहीं थी। तो इसकी वजह से वहां पर हिंदुओं में ज्यादा चूंकि अराजकता थी, तो उसको रेगुलेट करने की कोशिश शुरू हुई। और ये मामला आज़ादी के समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बनी आज़ादी के बाद कि भारत का एक संविधान सभा होगी और वो संविधान बनाएगा, तो इसमें भी ये डिबेट शुरू हुई कि ये सिविल लाइफ का क्या करें।
तो उसमें एक संविधान के अंदर एक तरह से संविधान सभा का एक बड़ा हिस्सा ये कह रहा था कि हमको यूनिफॉर्म सिविल कोड बना लेना चाहिए, विवाह, तलाक और संपत्ति का, पैतृक संपत्ति का बंटवारा या मुआवजा और ये हर्जाना वगैरह जो है, इसका एक सिस्टम बना लेना चाहिए। लेकिन खास करके मुस्लिम और क्रिश्चियंस का इस पर विरोध था कि नहीं, ये हमारा अपना निजी सामाजिक जीवन है, हम लोगों का सामाजिक जीवन है, इसमें आप हस्तक्षेप न करें, हमको इसको अपने ढंग से चलने दें। तो इसको तो इसी तरह से छोड़ दिया गया। इसी वजह से जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला है, ये संविधान में जो चैप्टर 4 है उसमें आता है और ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाले चैप्टर में आता है, आर्टिकल 44 में, कि सरकार इसकी कोशिश करेगी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हो। तो ये एक तरह से जो मौलिक अधिकारों का चैप्टर है, चैप्टर 3, उससे ये उसकी तुलना में ये कमजोर चैप्टर है कि इसकी बातें लागू करने की सरकार की कोई मजबूरी नहीं है, वो एक तरह से उनका गाइडिंग प्रिंसिपल दे रहा है। तो गाइडिंग प्रिंसिपल आपके पास आ गया जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, कि आप सरकार को एक दिशा निर्देश है कि आप एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ आगे बढ़ें। लेकिन क्योंकि संविधान सभा इस पर सहमत थी कि इसको जबरदस्ती लागू न किया जाए, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो इस तरह के सारे सवालों का जवाब संविधान सभा में दे रहे थे, तो उन्होंने एक जवाब में कहा कि देखिए, ये जरूर कहा जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा, लेकिन आप इसका ज्यादा मतलब लगा रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा, लेकिन ये सब पर थोपा नहीं जाएगा और एक तरह से ये वॉलंटरी तरीके से ये लागू होगा। तो ये एक आश्वासन संविधान सभा की तरफ से बाकी तमाम धर्मों को दिया गया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जब होगा भी तो ये जबरदस्ती लागू नहीं किया जाएगा। तो ये व्यवस्था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान सभा की तरफ से बाकी सबको उन्होंने दिया। तो ये एक जो सिस्टम बना वो इस तरह से बना कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक आदर्श स्थिति है जो होनी चाहिए, लेकिन वो जब तक नहीं होगा तो तब तक वो अब अलग अलग धर्मों के पर्सनल लॉज से लोगों की पर्सनल लाइफ जो है वो गाइड होगी। इसमें फिर एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू जाता है कि क्योंकि हिंदुओं का एक बहुत अराजकता फैली हुई थी, तो इसको कोडिफाई करने की डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कानून मंत्री रहते हुए कोशिश की, और उन्होंने खास करके विवाह का मामला कि एक से ज्यादा पत्नियों वाला मामला का निषेध, इसके अलावा तलाक की व्यवस्था और पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी, ये सारा कुछ उन्होंने कोडिफाई करने की कोशिश की। लेकिन उस समय जो आज की बीजेपी है उसकी पितृ संस्थाएं जो हैं, उस समय जो पहले उस विचारधारा की संस्थाएं हैं, उनके तरफ से इसका विरोध आया, और कांग्रेस का भी बहुत बड़ा हिस्सा इसके खिलाफ आ गया कि हिंदू कोड बिल हमें नहीं चाहिए, हम अपने जैसे चल रहे हैं वैसे ही हमें चलते रहेंगे। तो इसमें राम राज्य परिषद, हिंदू महासभा और कांग्रेस का एक मेजर सेक्शन इसके खिलाफ खड़ा हो गया। यहाँ तक कि सरोजनी नायडू, जो महिलाओं को इतने सारे अधिकार मिल रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। तो हिंदू अपनी पहचान को उन्होंने ज्यादा महत्वपूर्ण माना अपनी महिला होने की पहचान से। तो इस तरह से भारत में एक तरह से उसमें कंसेंसस नहीं बन पाया। तो नेहरू चाहते थे कि हिंदू कोड बिल बने, लेकिन उनको मालूम था कि ये कोड बिल वो बना नहीं पाएंगे इस समय जितना विरोध है, तो उन्होंने इसको आगे पुश नहीं किया, और बाबा साहब ने इसी सवाल पर एक तरह से इस्तीफा दे दिया। और भी 2-3 और बड़े सवाल थे, उसमें ओबीसी रिजर्वेशन वगैरह भी था, लेकिन जिन सवालों पर उन्होंने इस्तीफा दिया उसमें हिंदू कोड बिल का सवाल सबसे महत्वपूर्ण था। बाद में नेहरू जी ने और बाकी लोगों ने, मतलब सरकार को ये तो मालूम था कि हिंदुओं को हमको लाइफ को कोडिफाई करना है, तो उन्होंने इसको सिस्टम बनाया और उसको 4 अलग अलग हिस्सों में, 4 अलग अलग टुकड़ों में तोड़कर ये सारे कानून जो हिंदू कोड बिल में थे वो लगभग पूरे के पूरे लागू हो गए। तो 1956 में हिंदू कोड बिल बन गया। 1956 की स्थिति ये बने कि हिंदुओं की लाइफ जो है, जिसमें कि बुद्धिस्ट और सिख भी शामिल हैं, आर्टिकल 25 की जो परिभाषा उसके हिसाब से, इनका जीवन हिंदू कोड बिल से चलने लगा। मुसलमानों का जीवन अपने शरिया का जो एक्ट है 1937 उसके हिसाब से चलने लगा। क्रिश्चियंस के अपने पर्सनल लॉज हैं और पारसियों के अपने पर्सनल लॉज हैं, तो इसके हिसाब से वही ढीला ढाला सिस्टम बना। इसी संविधान में जो अनुसूची 6 है उसके हिसाब से पूर्वोत्तर के राज्यों को, जो वहाँ के ट्राइब्स हैं, उनके अपने जो प्रथाएं हैं उनको भी मान्यता दी गई कि उसमें भी कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, बेशक वो हिंदू के तौर पर खुद को आइडेंटिफाई करें तो भी। तो ये जो 6th शेड्यूल है उसकी वजह से अब जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का अगर कोई भी ड्राफ्ट बनता है तो इसमें 6th शेड्यूल का एक्सेप्शन रहेगा कि उनके मामलों में ये लागू नहीं होगा।
और यूनिफॉर्म जो सिविल कोड है वो अभी तो हिंदुओं का अपना सिविल कोड भी हिंदुओं के मामले में यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि जिन रिश्तों में नॉर्थ में शादियां नहीं हो सकती है उन रिश्तों की साउथ में शादियां जो है वो मान्य है। तो बहुत सारी उसमें ऑलरेडी इस समय बहुत सारी विविधताएं हैं, और भारत जैसे विविधता वाले देश में कोई एक कानून बनाकर सब पर उसके सामाजिक जीवन को रेगुलेट कर दिया जाए ये शायद संभव नहीं है। कुछ ब्रॉड फ्रेम हो सकते हैं कि ठीक है, एक आदमी अपनी पत्नी के जिंदा रहते हुए दूसरी शादी न करे, ये एक ब्रॉड फ्रेमवर्क हो सकता है। तलाक का जो सिस्टम है वो एक सिस्टम से चलना चाहिए, ये नहीं कि सुबह उठे और मन किया कि तलाक दे दें, इतनी अराजकता भी नहीं होनी चाहिए। या अगर शादी कर ली है तो उसकी जिम्मेदारी है कि आपकी पत्नी अगर आपसे कम आमदनी की स्थिति में है तो उसको कोई मुआवजा मिलना चाहिए, ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके या अपने बच्चे को पाल सके। तो ये सारे सिस्टम्स होने चाहिए, लेकिन बिल्कुल एक रूप शायद इस देश में संभव नहीं है। इसमें एक महत्वपूर्ण मामला है जिसको हमको ध्यान में रखना चाहिए, जो एक डीएमके पार्टी है उनके तरफ से एक बहुत महत्वपूर्ण इंटरवेंशन आया है, और वो इंटरवेंशन ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड तो देखिए संभव नहीं है भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में, लेकिन आप जो समस्याएं हैं, जो दिक्कतें हैं, उसको आप एग्जिस्टिंग लॉज के हिसाब से ठीक कर सकते हैं, और इसकी आप सीरियसली अगर कोशिश करेंगे तो ये संभव है। जैसे कि उन्होंने कहा कि पोलीगमी मतलब बहुविवाह का जो सिस्टम है कुछ पर्सनल लॉज में, इसको आप चाहें तो मुख्य रूप से मुसलमानों में इसको ठीक कर सकते हैं आप, क्योंकि आपके इसके फ्रेम मौजूद हैं। आपको इसके लिए पर्सनल लॉज को पूरा के पूरा खत्म करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आईपीसी का 494 जो है उसका सेक्शन है, उसमें एक से ज्यादा शादी करने का निषेध है और इस पे 7 साल तक की कैद की सजा है। तो इसको अगर आप चाहें तो ठीक कर सकते हैं, और इसके लिए आपको इतना सारा तमाशा या तामझाम करने की जरूरत नहीं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएं, जो कि आप ला नहीं पाएंगे शायद, क्योंकि भारत जैसे देश में संभव नहीं है। लेकिन आप चीजों को ठीक कर सकते हैं बशर्ते कि आपकी नीयत हो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से इंटरवेंशन है डीएमके का, जिस पर सरकार चाहे तो विचार कर सकती है और इसके जो समस्यामूलक पहलू हैं उसको वो ठीक कर सकती है। सिविल कोड का जो मामला है उसमें जब यूनिफॉर्मिटी की बात होती है तो 2 पहलुओं पर भी और ध्यान मेरे ख्याल से रखा जाना चाहिए। एक तो भारत का एकमात्र राज्य गोवा है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड है, और वो ये इसलिए है क्योंकि वो भारतीय गणराज्य का हिस्सा 1961 में बनता है। उससे पहले वो पुर्तगाल के कंट्रोल में था, और पुर्तगाल की सरकार वहां जो का शासन चला रही थी, उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड कर दिया था, और इस वजह से वहां पर ये सारी जो छूट है तलाक या विवाह, कई विवाह करने की, ये सब वहां लागू नहीं है और सब पर लागू है। तो एक मॉडल वहां पर है जिसके जो कि एक मॉडल एक्ट का काम इसमें कर सकता है। हालांकि ये बहस का विषय है कि वो पूरे भारत पर कैसे लागू होगा, खास करके ट्राइबल इलाकों में और विभिन्न समाजों में कैसे लागू होगा, तो ये बड़ा सवाल है। इसके अलावा एक्चुअली कोर्ट्स की भी असल में इसमें एक यूनिफॉर्मिटी लाने की कुछ कोशिशें लगातार रही है। खास करके साहबानों के इसमें ये कोशिश हुई थी कि जो तलाक जिनको मुस्लिम महिला को मिलता है उस दिया जाता है, उसको उसके गुजारे का प्रबंध होना चाहिए, और इसमें एक यूनिफॉर्मिटी पूरे देश में होनी चाहिए। ये जो इद्दत वाला सिस्टम है मुसलमानों में, ये सिस्टम महिलाओं के इंटरेस्ट के खिलाफ है, इस तरह से कोर्ट ने एक व्याख्या दी थी। या आपको सल्ला मुदगल केस में एक व्याख्या आई कि अगर हिंदू रहते हुए किसी की एक शादी हो चुकी है तो वो ये कारण नहीं बता सकता दूसरी शादी करने के लिए कि अब मैं मुस्लिम बन गया हूं और इस वजह से मुझे दूसरी या तीसरी या चौथी शादी करने की छूट मिल जाएगी, क्योंकि पहली जो शादी हुई है, मूल शादी जो है, वो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत हुई है। तो उसमें क्योंकि दूसरी शादी का प्रावधान नहीं है एक पार्टनर के जिंदा रहते हुए, तो ये लागू नहीं हो पाएगा। तो इस तरह के जो एक सरकार की अपनी कोशिश, संविधान का एक अपना एक गाइडिंग प्रिंसिपल और कोर्ट के इंटरवेंशन, इसके बीच में ये सारा कुछ विवाद इस समय है, सिचुएट है, और इसको लेकर मुझे लगता है कि आने वाले समय में कुछ और दिलचस्प चीजें होने वाली हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।